मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं मनस्वी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 2 सच्चा मित्र। पाठ प्रवेश। सखा, सहचर, दोस्त ये सभी शब्द मित्र के पर्यायवाची हैं। आज के समय में बहुत कम दोस्त होते हैं जो किसी के दुख में काम आते हैं। माना कि दोस्ती का संबंध आजीवन यानी पूरे जीवन तक निभाने के लिए होता है, परंतु क्या एक दोस्त की सारी जिम्मेदारियां दूसरा दोस्त ही उठाता रहे? ऐसा करने का कोई कारण तो होना चाहिए। जीवन में ऐसे संबंधों को डूबते को तिनके के साए का सहारा मिला है। आइए पढ़कर देखें। तो ऐसे एक कहानी है, इसे हम पढ़ते हैं। चले प्यारे बच्चों, देखें। नन्हे नन्हे दूध मुहे बच्चे यानी दूध पीने वाले बच्चे, छोटे छोटे। अकेली रुग्ण पत्नी, रुग्ण मतलब रोगी, बीमार। अकेली बीमार पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता ना था। तो आप ये चित्र देख सकते हैं, एक परिवार का चित्र है जिसमें बच्चे हैं, एक पत्नी है। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद बहुत लंबे वक्त के बाद एक पत्र एक दिन मिला। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली। बाद में कुछ कहने कहलाने पर स्थान तो मिला, किंतु इस अनावश्यक विलंब के कारण यानी देरी के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब साल लगता नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा, यानी वह पालेगा भी पोसेगा भी। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती, अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से माँ का मुंह ताकते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तार। कब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। हमेशा की तरह कुछ रुपए भी पहुंच गए इस बार। बच्चों के मुरझाए मुखड़े यानी चेहरे खिल उठे। रुग्ण पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रहीं, रुपए भी पहुंचते रहे। उसने लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। इधर एक नया टाइपराइटर खरीद लिया है उसने। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है धीरे धीरे। कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी विस्तार से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी नहीं आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। यानी बच्चों ने पत्र लिखना शुरू कर दिया कि आप भी घर आएं। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं उनका अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है।
छठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा, उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता ना करना, कहीं वहीं वर की खोज करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं हुई। खाता पीता घर आसानी से मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया, मतलब सब आसान हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं यानी मजबूरियों से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो भी अपने पापा को भेजना नहीं भूला। पुरस्कार में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मन स्पर्शी यानी दिल को छूने वाला लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें, उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है, पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चने आ जाती और उसका आना स्थगित हो जाता। पाँवों पर पंख बांधकर समय उड़ता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता के लिए क्या किया जाए। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के घर आने की संभावना अब भी नहीं दिखी। तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमजोर हो गई है, एक बार अंतिम बार देखना चाहती हैं। प्रत्युत्तर में यानी उत्तर में विस्तृत पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी, परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात यानी अचानक पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो वह अभी छोटा ही होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहां ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं।
किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामान के सामने बैठा ऊँघ रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। भोजन के बाद वह उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया, एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका किलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा और कुछ झेंपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो, सच कितने साल बीत गए, जैसे कल की बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया नैरोबी की। आज यह एक बहुत अच्छी फर्म है, यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वह ठिठक गए और उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? बच्चे ने कहा, अच्छी हैं, भाई बहन सब ठीक हैं, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है? ना, सब ठीक है। बेटे ने कहा, बस यही मैं चाहता था, यही। बोले से उन्होंने हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम सिर्फ तिनकों के साए के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। बस यही मैं चाहता था, यही। वह खांसे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वह एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुल घुल कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता तुम्हें। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। यानी अगर हमारे मन में विश्वास है कि कोई हमें सहारा देने वाला है, तो हम कठिन से कठिन स्थिति का भी सामना कर सकते हैं। उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। अपने सांझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे मैं तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए, मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। डबडबाई आंखों से वह दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। तो यहाँ पर एक मित्र ने दूसरे मित्र की कैसे सहायता की, कैसे उसके परिवार को संभाला, तो ये बड़ी एक मर्मस्पर्श कहानी थी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमें अपने सखा, मित्र, दोस्त जो भी हैं उनके दुख में काम आना चाहिए। तो कुछ वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ हैं। अरसे, अंतराल, दो समय के बीच का समय। परवरिश, बच्चों को पालना। उत्साहजनक, खुशी से भरा। हिदायतें, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। विवशता, मजबूरी। मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली। अकस्मात, अचानक। उत्कंठा, अभिलाषा। तो ऐसे अभ्यास है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप अभ्यास कर सकते हैं। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे क है, पत्नी की शारीरिक स्थिति कैसी थी? रुग्ण, बीमार थी। अज्जू के पिता किस देश में थे? अफ्रीका, नैरोबी में। ऐसे ही सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए।
अज्जू के पिता का व्यवसाय किस देश में चल रहा था? नैरोबी में, अमेरिका में, जापान में या भारत में? नैरोबी में। हाई स्कूल में अज्जू ने सर्वप्रथम स्थान पाया किसमें? स्कूल में, जिले में, प्रदेश में या देश में? जिले में। तो ऐसे ही आप बाकी के प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, सुमेल कीजिए। यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर दूसरा कॉलम है, इन दोनों को मिलाना है। तो यहाँ पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। अबोध बच्चे रुलाई भरी आँखों से माँ का मुँह ताकते। ऐसे आप प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान है। प्रश्न 4 है, गद्यांश है, इसको पढ़ना है और यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे कुछ भाषा के प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे रुग्ण। रुग्ण का है स्वस्थ। मेहमानी, मेहमानी मीन्स मेजबानी। तो ऐसे ही आप बाकी शब्द कर सकते हैं। आगे ही 2 है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों के विशेष्य पाठ से छांट कर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। डाकिया भूल से भी इधर झांकता ना था। भूतकाल। वह अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है। वर्तमान काल। ऐसे ही बोलकर पत्र लिखवाने का सिलसिला कब से चला और क्यों? तो आप लिख सकते हैं। ऐसे गतिविधि है। तुलसीदास जी की दी गई कविता में अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। वृद्ध व्यक्ति में उनमें से कौन से गुण हैं? तो यहाँ पर एक तुलसीदास जी कविता दी गई है। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरी, बल अनुमान सदा हित करी। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परहेरी भलाई। सखा सोचते आगु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।